जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। सरकार से की पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद। मध्य प्रदेश शासकीय अधिकारी कर्मचारी निगम मंडल एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर अपनी मांगे रखी है। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक प्रमोद तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष उदित भदौरिया के नेतृत्व में कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगे की है। मोर्चा की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली शामिल है। शिक्षकों और गुरुजी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने की मांग भी की गई है। साथ ही विभिन्न विभागों में कार्यरत विनियमित और अस्थायी कर्मियों को नियमित करने की मांग रखी गई है। कर्मचारी संगठनों ने 8 वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने सेवानिवृत्ति आयु को भाजपा के संकल्प पत्र के अनुसार एक समान करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार के समान गृह भाड़ा भत्ता और महंगाई भत्ते देने की मांग भी प्रमुख है। मोर्चा ने मंत्रालय और फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों के लिए समान भत्ते और सुविधाओं की मांग की है। साथ ही सरकारी सेवकों को वार्षिक बोनस देने की भी मांग रखी है। 8 माह से नहीं बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता। प्रदेश के 12 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स 8 माह से 3% महंगाई भत्ता व राहत बढ़ाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों का महंगाई राहत 53% कर चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में 50% की दर से भुगतान किया जा रहा है। इसके कारण प्रति माह 465 से लेकर 4,230 रुपए का नुकसान हो रहा है। जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने की है। संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि प्रदेश के 12 लाख कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारी का 3% महंगाई भत्ता एवं राहत 8 माह से नहीं बढ़ा है। इस पर प्रति माह लगभग 180 करोड़ रुपए व्यय होने हैं, लेकिन सरकारी निर्णय नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है। महंगाई भत्ता न बढ़ाने से कर्मचारियों को प्रति माह 465 से लेकर 4,230 रुपए की क्षति हो रही है। मार्च में छुट्टियां ही छुट्टियां, कर्मचारियों की रहेगी मौज। होली के साथ आने वाले दिनों में लगातार सरकारी छुट्टियां रहेगी। यह अवकाश शनिवार रविवार के आसपास आ रहे हैं। ऐसे में वर्किंग डे के दौरान 1-2 दिन का अवकाश लेकर कर्मचारी लगातार 5 से 7 दिन की छुट्टियां मना सकते हैं। होली के साथ आने वाले दिनों में लगातार सरकारी छुट्टियां रहेगी। लगातार अवकाश के चलते मार्च अप्रैल में वर्किंग डे कम रहेंगे। ऐसे में सरकारी कामकाज को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरह से यह होली कर्मचारियों के लिए स्पेशल होली के रूप में रहेगी। फेस्टिवल सीजन के बीच सरकारी अवकाश के चलते कर्मचारियों के लिए होली का उत्साह दोगुना हो जाएगा। इस बार धुलेंडी पर्व 14 मार्च शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसके बाद शनिवार और रविवार का शासकीय अवकाश होगा। इसके बाद 2 दिन वर्किंग डे रहेगा और 19 को फिर रंग पंचमी का स्थानीय अवकाश रहेगा। ऐसे में 2 दिन की छुट्टी लेकर कर्मचारी पूरे 1 सप्ताह तक छुट्टियां ले सकते हैं। इसी प्रकार मार्च में ही 29 से 31 तक फिर छुट्टियां रहेगी। 29 और 30 को शनिवार रविवार, इसके बाद 31 मार्च को हिंदू नववर्ष का अवकाश रहेगा। दूसरी ओर होली को लेकर कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। 16 मार्च को रविवार के कारण 4 दिन का अवकाश मिलेगा। 9 साल बाद विधि विभाग में एक साथ होंगे 78 प्रमोशन। प्रदेश में 2016 के बाद पहली बार विभागीय स्तर पर विधि विभाग के साथ ही नगरीय विकास एवं प्रशासन विभाग में एक मुश्त प्रमोशन हुए हैं। विधि विभाग में तृतीय श्रेणी के 78 और चतुर्थ श्रेणी के 30 कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी हो गए हैं। इसी तरह नगरीय प्रशासन विभाग में 13 कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं। विधि एवं विधायी कार्य विभाग के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए याचिका पेश की थी, जिसमें वर्ष 2016 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में पदोन्नति रोके जाने को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 में आदेश दिया कि 60 दिन में पदोन्नति दी जाए, जिसके बाद प्रक्रिया शुरू हो सकी है। आखिरकार 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले के अधीन पदोन्नति आदेश जारी हो गए। अब इस आदेश के बाद अन्य विभागों में भी प्रमोशन को लेकर तैयारी की जाने लगी है। इधर राजस्व महकमे में प्रमोशन
की तैयारी चलते हुए नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों के प्रमोशन के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार यह सहमति बनी है कि पदोन्नति के लिए डीपीसी फाइनल कर ली जाए, आपत्ति निराकरण के बाद आदेश जारी कर दिए जाए। मंत्रालय में कर्मचारियों की लेट लतीफी पर लगेगा अंकुश, विभागाध्यक्ष कार्यालयों में फाइलों का मूवमेंट होगा तेज। इस महीने राजधानी के 2 बड़े प्रशासनिक कार्यालयों में तकनीकी आधारित नई व्यवस्थाएं लागू की गई है। इनका मकसद प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाना और कर्मचारियों की निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करना है। मंत्रालय में अधिकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी पर अंकुश लगाने के लिए अटेंडेंस की नई तकनीकी आधारित व्यवस्था आधार बेस्ड फेस अटेंडेंस लगना शुरू हो गई है। इस नए सिस्टम में कर्मचारियों को वल्लभ भवन की 100 मीटर की परिधि में अपने मोबाइल से अटेंडेंस लगाना पड़ रहा है। अटेंडेंस के बाद जीएडी के सिस्टम और संबंधित कर्मचारी के मोबाइल पर मैसेज आता है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी नया सिस्टम ट्रायल पर है, इसलिए कई कर्मचारी आधार बेस्ड ई अटेंडेंस लगाने से बच रहे हैं। नए सिस्टम में सामने आ रही खामियों को दूर कर इसे अप्रैल से सख्ती से लागू करने की तैयारी है। मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या करीब 1400 है। उधर मुख्य सचिव के निर्देश पर विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 1 मार्च से ई ऑफिस सिस्टम लागू कर दिया गया है। मंत्रालय की तर्ज पर विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कुछ फाइलों का मूवमेंट ऑनलाइन होने लगा है। हालांकि नया सिस्टम होने से अधिकारी कर्मचारी इस पर काम करने में कतरा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी फाइलों का मूवमेंट डिजिटल होने लगेगा। स्वास्थ्य कर्मियों व डॉक्टरों के लिए बनेंगे आवास। विशेषज्ञ डॉक्टरों के ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में नहीं जाने की बड़ी समस्या हल हो सकती है। राज्य सरकार इसके लिए पुलिस, वन व अन्य विभागों की तरह डॉक्टरों के लिए अस्पताल के आसपास आवासीय परिसर बनाने की तैयारी में है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल के स्तर पर आवासीय परिसर बनाए जाएंगे। फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन जैसे तृतीय श्रेणी के स्थायी कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी परिसर में आवास होंगे। साथ ही आसपास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों के लिए यहां आवास की सुविधा रहेगी। पीएचसी गांव के स्तर पर और सीएचसी एवं सिविल अस्पताल विकासखंड या तहसील के स्तर पर होते हैं। गांव में स्कूल और अन्य सुविधाएं नहीं होने के कारण डॉक्टर पीएचसी में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि प्रदेश के 1442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से लगभग 375 डॉक्टर विहीन है। आवासीय परिसर बनने पर पीएचसी के डॉक्टर भी सपरिवार यहां रह सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि एक जगह सभी स्वास्थ्य कर्मियों के आवास होने पर वे जिला मुख्यालय की जगह सीएचसी व सिविल अस्पताल के स्तर पर रुकने में रुचि लेंगे। इस तरह डॉक्टरों की पदस्थापना के बाद भी ज्वाइन नहीं करने व ज्वाइन करने के बाद अस्पताल मुख्यालय में नहीं रुकने की समस्या हल हो सकती है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालन समूह ने आशा कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी। एनएचएम के तहत मिशन संचालन समूह सर्वोच्च नीति निर्माण और संचालन संस्था है। राज्यसभा में मंगलवार को पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए नड्डा ने कहा कि आशा कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही है। जमीनी स्तर पर उनके प्रयासों से मातृ मृत्यु दर, आईएमआर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु स्तर को कम करने में मदद मिली है। कुछ राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक को बढ़ाने की मांग उठ रही थी, जिसके लिए एमएसजी ने अनुमति दे दी है और हम इस पर आगे बढ़ेंगे। राधेश्याम से जिंदा होने का प्रमाण मांग रहे हैं अफसर। फिल्म जॉली एलएलबी में अक्षय कुमार एक बुजुर्ग को जेल भिजवाने के बाद उसे सरकारी कागजों में जीवित साबित करने की कोशिश करते हैं। यह खबर भी कुछ वैसी ही है। कार्य के दौरान करंट लगने से गंभीर घायल एमपीपीबी के लाइनमैन को कंपनी के अफसरों की मनमानी के चलते दस्तावेजों में मृत घोषित किया गया, जबकि यह 32 साल से न्याय की आस में अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं। अफसर उसे जीवित होने का प्रमाण मांग रहे हैं। सरकारी पोर्टल में मृत घोषित होने से अब कोई भी संबंधित विभाग या सरकारी एजेंसी इस मामले में जवाब देने को तैयार नहीं है। विद्युत मंडल में लाइनमैन रहे 72 वर्षीय राधेश्याम ने वर्षों तक विभाग में अपनी सेवाएं दी। इस बीच कार्य के दौरान करंट लगने से घायल होने पर एमवाय अस्पताल में लंबे समय तक इलाज चला। अफसरों ने यह कहते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया कि तुम निजी कार्य करते समय
करंट लगने से घायल हुए थे। इसके बाद जब राधेश्याम ने अपने जमा जीपीएफ के लिए विभाग में संपर्क किया तो कोई जवाब नहीं मिला। राधेश्याम का कहना है जितने समय उन्होंने नौकरी की उतना पीएफ तो मिलना ही चाहिए था। राधेश्याम का कहना है कि सरकारी दस्तावेजों में पहले उन्हें मृत फिर मानसिक रोगी बताकर उन्हें हक की पीएफ राशि भी हड़प ली गई। वर्तमान में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में किसी लाइनमैन का वेतन लगभग 70,000 रुपए है। यह खबर एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। अगर समय रहते हुए इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो न जाने कितने और राधेश्याम इसी तरह भ्रष्ट तंत्र का शिकार होते रहेंगे। 10 मार्च तक कर्मचारी को भुगतान दे या अगले दिन हाजिर हो। एक अवमानना याचिका पर पीएचई के प्रमुख सचिव पी नरहरि द्वारा 13 फरवरी को दिए आश्वासन का पालन न होने पर हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। मामला एक कर्मचारी को 17 वर्षों से उसका हक नहीं दिए जाने से संबंधित है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के बकाया लाभों का भुगतान 10 मार्च तक कर दे, अन्यथा पीएस को 11 मार्च को हाजिर होना पड़ेगा। छिंदवाड़ा के पीएचई उपसंभाग अमरवाड़ा में हेडपंप असिस्टेंट के पद पर पदस्थ अंतरलाल उइके की ओर से यह याचिका वर्ष 2016 में दायर की गई थी। आवेदक का कहना है कि 29 अप्रैल 2008 को उसकी नियमित पद से दैनिक वेतन भोगी के पद पर किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 29 सितंबर 2010 को याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी आदेशों को खारिज करके उसको सभी बकाया लाभ देने के आदेश दिए थे। विभाग ने इस आदेश को डिवीजन बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी, लेकिन वहां से एकलपीठ द्वारा जारी आदेश बरकरार रखा गया। इन आदेशों के बाद भी कोई याचिकाकर्ता को उसका हक न मिलने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। उत्तर पुस्तिकाओं पर लगा रहे बारकोड, शिक्षक नहीं दे पाएंगे मनमाने अंक। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं में इस बार बारकोड लगाया जा रहा है, जिससे मूल्यांकनकर्ता परीक्षार्थी की पहचान न कर पाएंगे। इससे किसी भी प्रकार के पक्षपात की आशंका भी नहीं रहेगी। इस क्रम में प्रदेश में 6 बारकोड केंद्र बनाए गए हैं। वहां उत्तर पुस्तिकाओं को भेजकर एक साथ मिलाकर फिर उस पर बारकोड लगाए जाएंगे। इसके बाद 30-30 उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल बनाकर समन्वयन केंद्रों पर भेजा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन कार्य में सख्ती बरती जा रही है। सीसीटीवी की निगरानी में कार्य कराया जाएगा। वहीं मुख्य पृष्ठ पर OMR सीट भरवाई गई है। प्रदेश के समन्वयक केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं पर लगे बारकोड को स्कैन किया जाएगा। पहले चरण में मूल्यांकन 13 मार्च से शुरू होगा। 1 मार्च तक जितने विषयों की परीक्षा हो गई है उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू किया जाएगा। संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग, खाली पदों पर नियुक्ति हो। संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री से मांग की है कि खाली पड़े पदों पर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के तौर पर पदस्थ किया जाए। इसके बाद ही सार्थक ऐप से उनकी हाजिरी लगाई जाए। संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कोमल सिंह और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेता धर्मवीर शुक्ला ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत समस्त स्टाफ की उपस्थिति सार्थक ऐप से दर्ज किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य संस्थाओं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहर एवं मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक में कार्यरत समस्त स्टाफ का रजिस्ट्रेशन सार्थक ऐप में सुनिश्चित की जाए। सरकार पहले नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदान करे। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद।